जय हिंद। आइए आज के वीडियो में देखते हैं पेपर 1 का चैप्टर 6 अनुदेशात्मक उद्देश्य। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और इतना हमको प्यार आप लोग दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, हमको एनर्जी देते रहिए ताकि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। आइए शुरू करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। चैप्टर 6 पेपर 1 का है। पेपर 1 है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ लर्निंग। इसका चैप्टर 6 है अनुदेशात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसका ये एक ही पार्ट में पूरा हो गया है। ठीक है, पूरा चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। शुरू करने से पहले हम बता दें आप लोगों को कि हम कहाँ पे आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिल सकता है। टेलीग्राम चैनल है फंडामेंटल गुरुजी के नाम से, जिसमें बीएड टेट सीटेट करके ऐसे लिखा हुआ है फंडामेंटल गुरुजी। उससे आप लोग जुड़ सकते हैं, जहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी फेसबुक पेज भी है फंडामेंटल गुरुजी के नाम से, तो वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ भी चीज़ें अपडेट होती रहती है। और यूट्यूब चैनल तो है ही, जो लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं अपना लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य किसे कहते हैं? तो शिक्षण में उद्देश्य का संबंध उस पाठ्य वस्तु से जो हम शिक्षण द्वारा विद्यार्थी में विकसित करना चाहते हैं। मतलब हम अपने शिक्षण से विद्यार्थी में कुछ ना कुछ विकसित करना चाहते हैं ना, वही चीज़ उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, एक होता है लक्ष्य, एक होता है उद्देश्य। लक्ष्य का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी का लक्ष्य है कि नहीं हमें तो आईएएस अफसर बनना है, कलेक्टर बनना है, लेकिन उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य हो सकता है पैसा कमाना, उद्देश्य हो सकता है उसका उद्देश्य हो कि हमको पावर मिल जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिल जाए, हो सकता है उसका उद्देश्य हो कि हमारा नाम हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। लक्ष्य बड़ा चीज़ हो जाता है, उद्देश्य उसको पूरा करने के लिए वो लक्ष्य से ये छोटा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो ये तो एक जनरल एग्जाम्पल हो गया। शिक्षण में उद्देश्य क्या है? जो चीज़ हम बच्चों में विकसित करना चाहते हैं, ठीक है, वही उद्देश्य है। ठीक है, शिक्षण क्षेत्र में उद्देश्य का संबंध उस पाठ्य वस्तु से जो हम शिक्षण द्वारा विद्यार्थी में विकसित करना चाहते हैं। ठीक है, यह बहुत ही निश्चित और विशिष्ट होता है, मतलब बहुत ही निश्चित होता है, यही चीज़ इनके अंदर देना है, यही चीज़। और विशिष्ट होता है मतलब स्पेशल होता है कि यही चीज़ जो पाठ्य वस्तु में दिया हुआ है पाठ, वही चीज़ इनके अंदर डेवलप करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह व्यक्ति को विशिष्ट दिशा प्रदान करता है। और यह व्यक्ति को विशिष्ट दिशा प्रदान करेगा, मतलब एकदम स्पेशल डायरेक्शन कि हाँ यही चीज़ सिखाना है तो वही चीज़ सिखा दिए, स्पेशल चीज़ बता देगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हो, जो पाठ्य वस्तु में है वही चीज़ बच्चों को बता देगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा शिक्षण उद्देश्य। शैक्षिक और शिक्षण दोनों अलग अलग हैं। शैक्षिक दूसरा है शिक्षण। ठीक है, शिक्षण उद्देश्य। शैक्षिक और शिक्षण उद्देश्य में क्या अंतर है देख लेते हैं। इन दोनों में अंतर देखिए। पहले शिक्षण उद्देश्य की सहायता से, शिक्षण उद्देश्य शिक्षण करते हैं, टीचिंग करते हैं, उद्देश्य की सहायता से शैक्षिक उद्देश्य प्राप्ति होती है। शिक्षण करेंगे तो शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त होगा। ठीक है ना, शिक्षण उद्देश्य की सहायता से शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है, शैक्षिक उद्देश्य में शिक्षण उद्देश्य निहित है। शैक्षिक उद्देश्य मिल रहा है हमें शिक्षण उद्देश्य से ही, तो शिक्षण उद्देश्य उसमें निहित हुआ ना, तो निहित है। शिक्षण उद्देश्य निहित है, शिक्षण कर रहे हैं ना, वो निहित है। शिक्षण उद्देश्य हमें शैक्षिक उद्देश्य मिलेगा। ठीक है, अगला है पॉइंट, सभी स्कूल के विषयों के शैक्षिक उद्देश्य समान होते हैं। देखिए, शैक्षिक उद्देश्य सभी स्कूल के विषयों के समान होंगे, लेकिन शिक्षण उद्देश्य विशिष्ट हो सकते हैं। मतलब पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब लोग वही चीज़ पढ़ाएंगे, कंटेंट वही रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई सीबीएसई का 2 स्कूल है, तो दोनों में सिलेबस सेम है, तो उनका शैक्षिक उद्देश्य सेम है कि भाई यही चीज़ इनके दिमाग में फिट करना है, यही चीज़ उनको बताना है बच्चों को। पढ़ाने का टेक्निक अलग हो सकता है, कोई टीचर कुछ और तरीके से पढ़ाएगा, कोई टीचर कुछ और तरीके से पढ़ाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, सभी स्कूल के विषयों के शैक्षिक उद्देश्य समान हो सकते हैं, शैक्षिक उद्देश्य समान हो सकता है, बट शिक्षण का जो उद्देश्य है वो
अलग अलग हो सकता है, विशिष्ट हो सकता है कि भाई किसी का अलग है, किसी का अलग है। ठीक है, कोई एक ही चीज़, एक ही टॉपिक कई टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शिक्षण उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्यों की क्या आवश्यकता है। भाई उद्देश्य की क्या आवश्यकता है, उद्देश्य की आवश्यकता देखिए क्या है। विशिष्ट उद्देश्य शिक्षण कार्य को सही दिशा प्रदान करता है। अगर उद्देश्य नहीं रहेगा तो पढ़ाएंगे क्या। उद्देश्य होने से आप सही डायरेक्शन में चलेंगे कि भाई हमको यही चीज़ पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है। तो उद्देश्य, बिना उद्देश्य का कैसे जाएंगे। जैसे आप टिकट काउंटर पे जाइए, उसको बोलिए कि हमें टिकट दे दो, वो देगा टिकट। दिन भर खड़े होकर टिकट मांगते रहिए, नहीं देगा। लेकिन उसको बताइए कि भाई हमें लखनऊ का टिकट दो, 2 सेकंड लगेगा, खटाक से टिकट निकालेगा और आपको दे देगा। आपके पास उद्देश्य था कि हमको लखनऊ जाना है। ठीक है, आपने कहा कि हमें लखनऊ का टिकट दो, 2 सेकंड नहीं लगा, खट से निकाला लखनऊ का टिकट, आप पैसा दिए, टिकट लेके बाहर आ गए। लेकिन यही दिन भर खड़े हो जाइए बिना उद्देश्य के, हमें कोई उद्देश्य नहीं, केवल टिकट। भाई हमें टिकट दे दो, यहाँ से सबको टिकट मिल रहा, हमें भी टिकट दो, हमें भी टिकट मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, भगा भी देगा वहाँ से कि फालतू का ये भीड़ लगा रहा है, इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, तो उद्देश्य बहुत ज़रूरी है, समझ में आया। बिना उद्देश्य के कोई चीज़ नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे अभी आप साल भर से नहीं पढ़ रहे थे, अभी एक उद्देश्य है कि भाई अब तो एग्ज़ाम आ गया, अब नहीं पढ़े तो भैया गए काम से। इसलिए उद्देश्य तो ज़रूरी है। ठीक है, अगला है, उद्देश्य नियोजित परिवर्तन करने के लिए लाभप्रद है। भाई प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो लाभप्रद तो होगा ही। नियोजित का मतलब क्या है, प्लानिंग। उद्देश्य जो है प्लानिंग के साथ करेंगे तो वो लाभप्रद होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ प्लानिंग के साथ करेंगे तो लाभप्रद होगा। अगला है, आवश्यकता समझ में आ गया। ये आवश्यकता सबको होती है उद्देश्य की, तो आवश्यकता। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, शैक्षिक विषयों का वर्गीकरण किन किन सिद्धांतों पर आधारित है। देखिए शैक्षिक विषय का वर्गीकरण 3 सिद्धांत पर आधारित है, शैक्षिक सिद्धांत, तार्किक और मनोवैज्ञानिक। ठीक है, शैक्षिक और तार्किक और मनोवैज्ञानिक 3 सिद्धांत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेंजामिन एस ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य की क्या परिभाषा है। देखिए शैक्षिक उद्देश्य की परिभाषा ब्लूम के हिसाब से, ब्लूम के अनुसार उन्होंने क्या दिया था शैक्षिक उद्देश्य की परिभाषा। देखिए शैक्षिक उद्देश्य वह लक्ष्य मात्र नहीं होते जिनकी सहायता से पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है। मतलब वो ऐसा लक्ष्य केवल नहीं होता कि उसी के जैसे जो उद्देश्य है उसी के हिसाब से पाठ्यक्रम होता है। जैसे हमारा उद्देश्य कि आपको प्लस माइनस सिखा देते, प्लस माइनस में वही चीज़ होना चाहिए ना। आपको अगर सम करना सिखाना है तो पाठ्यक्रम में भी एडिशन देना पड़ेगा ना। तो मतलब उसका ये उद्देश्य नहीं कि केवल पाठ्यक्रम में शामिल हो जाए, अपितु यह भी है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के विशिष्टीकरण में भी सहायक हो, मूल्यांकन प्रक्रिया में भी सहायक होना चाहिए, ये भी उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, केवल ऐसा नहीं कि पाठ्यक्रम में कर दिए होंगे। ठीक है, मतलब शैक्षिक उद्देश्य वह लक्ष्य मात्र नहीं है जिनकी सहायता से पाठ्यक्रम निर्मित किया जाए, अपितु यह मूल्यांकन प्रक्रिया के विशिष्टीकरण में भी सहायक होता है। ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मुख्यतः छात्र के कितने पक्षों को सम्मिलित किया गया है। शैक्षिक उद्देश्य, बार बार हम कह रहे हैं शैक्षिक और शिक्षण उद्देश्य अलग। शैक्षिक उद्देश्य में शिक्षण उद्देश्य निहित था, तो शैक्षिक उद्देश्य की बात करें। शैक्षिक उद्देश्य के लिए मुख्यतः छात्रों के कितने पक्षों को सम्मिलित किया गया है। तो इसके 3 पक्ष को सम्मिलित किया गया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। मतलब ज्ञानात्मक क्या ज्ञान है, भावात्मक मतलब क्या एक्सप्रेशन है, क्रियात्मक मतलब कितना एक्टिव है, एक्टिविटी कितनी है इसमें। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं 3H सिद्धांत क्या है। 3H सिद्धांत यही चीज़ है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, उसको 3H सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए 3H है इसमें। पहला H हेड, हेड मतलब संज्ञात्मक है, ज्ञानात्मक है यहाँ उसी कुछ यहाँ संज्ञात्मक लिखा हुआ। दूसरा H हार्ट, हार्ट मीन्स भावात्मक, यानी उसका दिल कैसा है। ठीक है, दिल बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे, अंदर से कैसा उसका मतलब भावना है। जिसका दिल अच्छा होता है वो दयालु तरह का होता है, जिसका दिल कठोर होता है, कटु होता है, वो दयालु नहीं होता है, निर्दयी होता है। ठीक है, तो उसका कैसा दिल है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना कोई चीज़ दिल और दिमाग से समझ के करना चाहिए। दिमाग और दिल दोनों का अलग अलग कभी कभी डिसीजन हो जाता है, तो हमेशा दिमाग का सुने, कभी कभी दिल का भी सुनना चाहिए। ठीक है, तो भावात्मक, संज्ञात्मक, भावात्मक, फिर
तीसरा एच है हैंड। हैंड का मतलब हो गया शरीर की क्रियात्मक पक्ष, मतलब ज़्यादातर हैंड क्या है, शरीर में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है हाथ। कोई भी काम करना होता है तो हाथ आगे बढ़ाता, आदमी हाथ ही आगे बढ़ाता है कि लो भैया क्या करना है चलो हम करते। मतलब कोई भी काम होता है तो बिना हाथ के अनुमति से, बिना हाथ के हेल्प से बहुत मुश्किल है कोई भी काम, ठीक है। तो क्रियात्मक में इसलिए एच से हैंड दे दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया 3H, हेड, हार्ट, हैंड, ठीक है। हेड से दिमाग, संज्ञात्मक नॉलेज, हार्ट दिल, हैंड हाथ, ठीक है। ये 3H हो गया। क्वेश्चन 9 है ज्ञानात्मक पक्ष। देखो पक्षी लिखा गया है, पक्ष होना चाहिए। ज्ञानात्मक पक्ष के क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, क्या क्या सोपान हैं इनके, क्या क्या स्टेप्स हैं। देखिए इनका स्टेप्स हैं, क्या क्या पद हैं। पहला है ज्ञान, ज्ञानात्मक का देख रहे हैं हम लोग, ज्ञानात्मक ज्ञान, फिर बोध, प्रयोग, अभी सबका डिटेल देखेंगे हम लोग, ठीक है। नाम अभी जान लेते हैं। ज्ञान है, बोध है, प्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, फिर मूल्यांकन। मूल्यांकन सब जगह रहेगा, जहाँ भी छात्र पढ़ने पढ़ाने की बात आई तो उसके साथ एग्ज़ाम टेस्ट ये सब जरूर रहेगा। एग्ज़ाम टेस्ट को ही मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। मूल्यांकन करना मतलब हम जो चीज़ें बताएं कितने स्तर तक इसके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में गया, ठीक है। ये हो गया मूल्यांकन, ठीक है। तो मूल्यांकन सब जगह रहेगा, कहीं भी ये सब स्टेप पूछ रहा है तो नीचे मूल्यांकन तो लिख ही दीजिए। ज्ञान बोध जो भी है सो है, मूल्यांकन रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भावात्मक पक्ष के क्या क्या स्टेप्स हैं। भावात्मक के क्या स्टेप्स हैं देखिए, अनुक्रिया, अनुमूलन, विचारणा, व्यवस्था, चरित्र निर्माण। भावात्मक चरित्र निर्माण, ठीक है। ये सब 5 जो स्टेप्स हैं भावात्मक के हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्रियात्मक पक्ष के। क्रियात्मक पक्ष के क्या क्या स्टेप्स हैं देखिए। क्रियात्मक पक्ष के स्टेप, उद्दीपन, कार्य करना, क्रियात्मक है, कार्य करना, एक्टिव रहेगा, कुछ करना है तो कार्य करना हुआ। नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत डालना। कार्य लोग बोलते हैं ना अच्छे काम करने की आदत डालो, तो ये आदत डालना, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, ब्लूम द्वारा विकसित ज्ञानात्मक पक्ष को बताइए। मतलब ब्लूम ने जो ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित किया, ज्ञानात्मक पक्ष को किसने विकसित किया, ब्लूम। मतलब ब्लूम द्वारा विकसित जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसका जो क्या क्या पक्ष है उसको बताना है इसमें, ठीक है। तो देखिए क्या क्या पक्ष है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए स्तर, पहला स्तर है निम्न स्तर। 3 तरह के स्तर हैं। पहला है निम्न स्तर। निम्न स्तर में क्या है देखिए, अब इसमें वर्ग में है ज्ञान, अभी जो बताए थे ना स्टेप्स, वही ज्ञान। ज्ञान में क्या क्या सीखने को मिलता है देखिए, हेडिंग क्या है, स्तर, वर्ग, सीखने की उपलब्धि और कार्य क्रिया, ठीक है। अब देखिए स्तर क्या है, निम्न स्तर। निम्न स्तर में क्या है, ज्ञान। ज्ञान में क्या क्या सीखने को उपलब्धि मिलती है, क्या उपलब्धि मिलती है ज्ञान, विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान। कोई भी चीज़ जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी सिलेबस, उसका ज्ञान मिल जाएगा। जैसे हमने सम पढ़ाया तो सम का ज्ञान मिल गया, सब्सट्रैक्शन पढ़ाया तो सब्सट्रैक्शन का ज्ञान मिल गया, प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया तो प्रकाश संश्लेषण का ज्ञान मिल गया, ठीक है। इसके बाद है साधनों का ज्ञान, फिर सार्वभौम वस्तुओं का ज्ञान। जो भी चीज़ उसमें यूज हो रहा है सबका ज्ञान मिल रहा है, ठीक है। अगला उसमें है कार्य क्रिया। इसमें क्या होगा, परिभाषा। भाई ज्ञान कैसे दिया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा तो परिभाषा देकर किया जाएगा, या कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा, स्टेट्स, ठीक है। आप पढ़ते हैं दिस रूल इज स्टेट दैट, मतलब स्टेटमेंट होगा, स्टेट किया जाएगा, कुछ बताया जाएगा, कहा जाएगा। पहचानना, भाई परिभाषा मिलेगी तो आप उस परिभाषा से पहचान सकते हैं। चुनना, नाम बताना, लिखना, सूची बनाना, दोहराना, प्रतिस्मरण करना, अभिज्ञान, रेखांकित, मापन, मिलाना आदि, ये सब चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं। एक बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको क्रिया करनी पड़ेगी, तो जाके ज्ञान, मतलब ज्ञान मिलने का उपलब्धि है, और ये क्रिया करनी पड़ी, ये क्रिया करनी पड़ी तो ये उपलब्धि मिला, ठीक है। दूसरा है बोध। बोध में क्या सीखने को मिलता है, अनुवाद करना, ठीक है। फिर व्याख्या करना, फिर उल्लेख करना या बाह्य गणना करना, जैसे एक्सप्लेनेशन वगैरह आता है ना, ये इसी में है, बोध में आता है, ठीक है। इसमें क्या क्या क्रिया करना होता है, तो क्रिया भाई व्याख्या करना है तो व्याख्या करना पड़ेगा। व्याख्या करना, सारांश लिखना, अंतर बताना, उदाहरण देना, पुनः लिखना,
बदलना, सामान्यकरण, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, कई चीज़ें हैं। PDF आपको प्रोवाइड किया रहेगा, तो PDF से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं, बहुत सारा इसमें चीज़ें हैं, तो आप चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम उसको बोल दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, बाकी आप चीज़ों को PDF से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला है प्रयोग। प्रयोग में क्या है? नियमों व सिद्धांतों का सामान्यीकरण करना। नियम, जो भी नियम है और सिद्धांत है उनको सामान्यीकरण करना, फिर निदान करना, ये सब चीज़ें सीखने को मिलेगा। फिर पाठ्यवस्तु का प्रयोग करना। ठीक है, कैसे पाठ्यवस्तु का प्रयोग करेंगे, नियमों का सिद्धांत का सामान्यीकरण कैसे करेंगे, कोई भी चीज़ का निदान कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये मिलेगा कैसे, और इसको पाने के लिए क्या क्रिया करना होगा। तो क्रिया है चयन करना, छांटना, पाना, प्रदर्शन करना, दिखाना, वही चीज़ है, प्रदर्शन करना, दिखाना, निर्माण करना, गणना करना, प्रयोग करना, रचना करना, खोजना, भविष्यवाणी करना, तैयारी करना, परिवर्तन करना, इसमें बहुत चीज़ें हैं, 2-4 इसमें से देख लीजिएगा, बस समझने की बात है। ठीक है, अगला है मध्यम स्तर। मध्यम स्तर क्या है? पहला अभी निम्न स्तर देख रहे थे, दूसरा भाग है मध्यम स्तर। इसमें है विश्लेषण करना होगा। विश्लेषण में क्या होगा? तत्वों का विश्लेषण करना, जो भी अपने अवयव हैं, तत्व हैं, उनका विश्लेषण करना। संबंधों का विश्लेषण करना, जो भी संबंध है उसका विश्लेषण करना होगा। और व्यवस्थित सिद्धांतों का विश्लेषण करना, जो भी व्यवस्थित सिद्धांत है, मतलब मिला जुला के सब है, वही विश्लेषण करना। ठीक है, एनालिसिस करना, कोई चीज़ का एनालिसिस करना, वही विश्लेषण है। इंग्लिश में उसको एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, विश्लेषण करना में क्या क्या क्रिया करना पड़ेगा भाई? क्रिया क्या क्या करना होगा? तो विश्लेषण करना होगा, पृथकीकरण, उदाहरण देना, संकेत करना, सामान्य स्थापित करना, पहचान करना, विभेदीकरण, आलोचना, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसी के अंदर आएगा एक संश्लेषण। संश्लेषण में क्या है? अद्भुत संप्रेषण है, यानी यूनिक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है ये एक तरह से एकदम यूनिक, एक ही तरह का कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, यूनिक होगा। योजना बनाना भी संश्लेषण में आता है, और अमूर्त संबंध खोजना भी संश्लेषण में ही आता है। अमूर्त संबंध खोजना। ठीक है, इसके लिए क्या क्या क्रिया करना होगा, क्या क्या प्रक्रिया, मतलब क्रिया करना होगा ना, ये चीज़ें तो होगा, लेकिन क्रिया क्या करना है? तीसरा कॉलम क्रिया का है, योग करना पड़ेगा, पुनर्व्यवस्था। योग करना मतलब ऐसा नहीं कि योगा करना है, योगा करने से यहाँ मतलब नहीं। योग करना मतलब ऐड करना, जोड़ना, जैसे 2-3-4 स्टेप है, सबको एक साथ जोड़ देना, योग करना। ठीक है, यानी कि बैठ के अब प्राणायाम करने लगिए, ऐसा योग वगैरह नहीं करना है इसमें। ठीक है, सम करना है, ऐड करना है 2-4 चीज़ों को, जो भी है स्टेप्स। ठीक है, पुनर्व्याख्या करना, सारांश देना, पुनः लिखना, मिलाना, सृजन करना, तैयार करना, विभाजित करना, संकलित करना, संगठित करना, वर्णन करना, ये सब चीज़ें। ठीक, फिर अगला है उच्च स्तर का हाई लेवल। इसमें क्या है? हाई लेवल में मूल्यांकन है। हाई लेवल क्या है? मूल्यांकन है। सबको मूल्यांकन से डर लगता है, एग्जाम से सबको डर लगता है, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। टीचर को भी कह दिया जाए कि आज परीक्षा होगा, सबका डेमो होगा, फिर से उसके बाद फिर से क्राइटेरिया डिसाइड होगा, फिर आज लगेगा अरे ये क्या होगा। तो सबको एग्जाम से थोड़ा बहुत तो सबको डर लगता है। ठीक है, इसमें क्या है? आंतरिक साक्ष्यों का मतलब अंदर क्या चीज़ें हम सीखे हैं उसका मैंने पता चलेगा। ठीक है, मूल्यांकन से ही पता चलेगा, जो जो हम चीज़ सीखे हैं वही पता चलेगा। बाह्य साक्षियों द्वारा निर्णय, बाह्य साक्षियों द्वारा निर्णय, आंतरिक साक्षियों द्वारा निर्णय। ठीक, इसमें क्या क्रिया करना होगा? अवगत कराना, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो हमको अवगत कराना होगा, बताना होगा। तुलना करना, निष्कर्ष करना, आलोचना करना, ये सब चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ये ज़्यादा वो नहीं है, 2-4 इसमें वर्ड जान लीजिए। ठीक, अगला है ब्लूम द्वारा विकसित भावात्मक पक्ष को बताइए। भावात्मक पक्ष। ठीक है, भावात्मक पक्ष में क्या है? पहला हम लोग पढ़े संज्ञात्मक पक्ष, ब्लूम द्वारा विकसित संज्ञात्मक पक्ष। अब है भावात्मक। भावात्मक मतलब हार्ट से, जो हार्ट से वो 3H था ना, 3H में पहला संज्ञात्मक, दूसरा भावात्मक, वही है भावात्मक। ठीक है, भावात्मक में क्या है? पहला है ग्रहण करना, वर्ग, इसका वर्ग में है ग्रहण करना। इसमें सीखने की उपलब्धि क्या मिलती है? क्रिया की जागरूकता, क्रिया की जागरूकता। और क्या? क्रिया के प्राप्ति की इच्छा। कोई भी इच्छा है तो मन से इच्छा होगी ना, दिल से इच्छा होती है ना, तो वही ये भावात्मक में आ गया। नियंत्रित या चयनित योजना। ठीक है, योजना करना, नियंत्रित करना, ये सब भावात्मक में आएगा।
ठीक है। तो ये ग्रहण करने के वर्ग में आ रहा है, ग्रहण करने के क्लास में है, लेकिन ये सीखने की ये उपलब्धि है। लेकिन करना क्या होगा, कार्य क्रियाएँ क्या होगी, बताना होगा, पहचानना, स्वीकारना, ग्रहण करना, प्रत्यक्षीकरण करना, चयन करना, पसंद करना, ठीक है, ये भी है, ठीक है। इसीलिए भावात्मक में आता है। लोग पसंद करते हैं ना, लोग बोलते हैं ना कि वो हमको पसंद है, ये हमको पसंद है, तो भावात्मक ही है, ठीक है। सूचना देना, ठीक, भावात्मक हार्ट से हो रहा था, दिल से हो रहा था, लोग दिल से ही पसंद करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, एक ट्रिक समझ लीजिए एक तरह से कि याद रहेगा। अगला है अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या है, अनुक्रिया में सहमति, ये चीज़ें, अनुक्रिया की इच्छा, अनुक्रिया में संतोष, ठीक है। ये उपलब्धि होगी। करना क्या होगा, उत्तर देना, विकास करना, कथन करना, आलोचना करना, लिखना, सूची बनाना, ये सब चीज़ें, ठीक। उसके बाद है अवमूल्यन। अवमूल्यन में है मूल्य स्वीकारना, ये सब चीज़ें हमें पता लगेगा, ठीक है। मूल्य स्वीकारना, मूल्य की प्राथमिकता, वचनबद्धता, और इसके लिए ये जब चीज़ें होगी तो क्या करने से ये चीज़ें आएगी, हमें स्वीकारना, भाग लेना, प्रभावित करना, पहचानना, वृद्धि करना, ये सब चीज़ें हैं। मिला जुला के कुछ कॉमन वर्क हैं पढ़ाने में, कुछ कॉमन वर्क ही होता है, बताना, पहचानना, एक्सप्लेन करना, लिखना, लिखवाना, ये उसी में से कुछ इसमें कुछ उसमें ऐसे है, बस दो चार याद कर लीजिए। लिखा इसमें बहुत है, एक्चुअली बुक का ही फिगर है, टेबल वगैरह बनाना था, टेबल बनाने में हमको बहुत टाइम लगता है, इसलिए बुक का ही डायरेक्ट पेज डाल दिए, ठीक है। तो इसको हम सारा चीज़ नहीं बता रहे हैं, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस टॉपिक जान लीजिए। व्यवस्था है, व्यवस्था में क्या, मूल्य की अवधारणा, मूल्य का क्रम व्यवस्था, इसमें क्रमिक रूप देना, परिवर्तन करना, संगठित करना, ये सब, ठीक है। अगला है मूल्य समूह का विशेषीकरण। इसमें सामान्य व्यू और विशेषीकरण, इसमें भी कार्य करना, हल करना, दोहराना, ये सब है, सब ठीक है। आप PDF दे देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, ब्लूम द्वारा विकसित क्रियात्मक पक्ष को बताइए। पहला हो गया संज्ञात्मक पक्ष, दूसरा संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष, तीसरा क्रियात्मक पक्ष। ये भी क्रियात्मक पक्ष भी देख लेते हैं। वर्ग है इसका प्रत्यक्षीकरण, मतलब एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी कोई भी चीज़ का एक्टिविटी होता है ना, वही एक्टिविटी है। क्रियात्मक पक्ष में क्या एक्टिविटी है भाई, प्रत्यक्षीकरण, वर्णनात्मक स्तर का होगा, संक्रमण काल की स्थिति, व्याख्यात्मक स्तर, ठीक है। कार्य क्या करना होगा, निर्माण करना, चित्र बनाना। एक्टिविटी में क्या होता है, कोई चीज़ बनाइए, कंस्ट्रक्शन या फिगर ड्रॉ करना, ये सब है क्रियाकलाप इसका, ठीक है। एक्टिविटी यही होगा ना, कुछ कोई भी फिगर बनाइए, कुछ करिए, ये। दूसरा है व्यवस्था। व्यवस्था में क्या है, मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर, संवेगात्मक स्तर। इसमें क्या है, प्रारूप तैयार करना, बनाना, प्रारूप मतलब खाका बनाना, फॉर्मेट बनाना, ठीक है। तीसरा है निर्देशात्मक अनुक्रिया। इसमें क्या है, जटिल कौशल वाली क्रियाएं पर बल देना, जो क्रिया जटिल होता है उसमें गाइड किया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है। इसमें क्या है, पहचानना और स्थापित करना, ये है। अगला है कार्य प्रणाली। इसमें है आत्मविश्वास व कौशल का विकास, उपयुक्त अनुक्रियाओं में सहायक, ठीक है। इसमें क्या है, मरम्मत करना तथा अभ्यास करना, ठीक। अगला जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। इसमें क्रियात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है, जटिल कार्य करने की क्षमता, कौशल का विकास। तो इसमें क्या है, जोड़ना, सृजन करना, बदलना आदि का पता लगाना, यही सब है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, उद्देश्य लेखन को बताइए। उद्देश्य लेखन के पदों को बताइए। 2 बार बताइए आ गया है, तो 2 बार नहीं बताना है, एक ही बार बताना है, क्योंकि एक बार वो मिसप्रिंट हो गया, डबल लिखा गया है, ठीक है। उद्देश्य कथन के पदों को बताइए। उद्देश्य कथन के क्या क्या पद हैं, शिक्षण उद्देश्य लिखना, पाठ्यवस्तु छांटना, योजना बनाना, उपलब्धि के आधार पर शिक्षण उद्देश्यों को लिखना, रिव्यू करना आदि उनका, और उनका मूल्यांकन करना, ये है उद्देश्य लेखन का है। उद्देश्य लिखने का जो पद है यही चीज़ है, शिक्षण उद्देश्य लिखना, उद्देश्य को लिखना, ठीक है। पाठ्य वस्तु छांटना, योजना बनाना, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ाना है, उसको छांट लेना है, फिर उसके बाद उसके हिसाब से प्लानिंग करना है, ठीक है। फिर शिक्षण उद्देश्यों को लिखना है, फिर शिक्षण के उद्देश्यों को लिखना है, भाई शिक्षण का क्या उद्देश्य है, पहले तो हम पाठ्य वस्तु को छाँटें, फिर योजना बनाए, फिर शिक्षण के उद्देश्य को लिखे, फिर रिव्यू किया, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, रिव्यू किया, रिव्यू का मतलब फिर से दोबारा देखे, फिर उनका विश्लेषण किया, एनालिसिस किया कि भाई क्या है, सब ठीक ठाक है, फिर उसके बाद मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यवहारिक उद्देश्य कैसे होने चाहिए। व्यवहारिक उद्देश्य कैसा होना चाहिए, देखिए कैसा होना चाहिए बता। व्यवहारिक उद्देश्य सदैव छात्र केंद्रित होना चाहिए। भाई टीचर का व्यवहार हमेशा छात्र के हिसाब से होना चाहिए। छात्र अगर बोल रहा है कि सर हमें पानी पीने जाना है, तो जाओ भाई पानी पी लो। छात्र बोलता है कि सर हमें आज
आज हम लोग को ये टॉपिक लिखवा दीजिए, हम लोग घर पे रिवाइज करते रहेंगे। तो मतलब जैसे छात्र बोले उस हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहिए शिक्षक को। यानी कि इंस्ट्रक्शन हो गया हिटलर की तरह, जो बोल दिया वो बोल दिया, वही करना है, नहीं तो बैठो, नहीं तो क्लास से बाहर जाओ। तो ऐसे में बच्चों को उतना समझ में नहीं आएगा, फिर बच्चे प्रेशर में बैठे रहेंगे, लेकिन आप जो पढ़ाएंगे उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली का मतलब बच्चों के हिसाब से मिलजुल के रहना चाहिए, बच्चों के साथ तालमेल होना चाहिए। ठीक है, अगला है पॉइंट, उद्देश्य छात्रों के स्तर, योग्यता तथा आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। जो भी उद्देश्य है वो छात्रों के स्तर मतलब अगर हाई लेवल के छात्र हैं तो उनको थोड़ा सा 2-4 टॉपिक छोड़ कर ही पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। लो लेवल के छात्र हैं तो जो 2-4 टॉपिक हो सकता है पिछले क्लास का भी बताना पड़े, तो छात्रों के स्तर के हिसाब से ही बताना है। ठीक है, उसी के अनुरूप होना चाहिए। क्वेश्चन 17 देखते हैं, शिक्षण उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने की प्रमुख कितनी विधियाँ हैं? शिक्षण उद्देश्य है उसको व्यवहारिक रूप में लिखने की कितनी विधियाँ? देखिए यहाँ पे 3 विधि दिया गया है, रॉबर्ट मेंगर विधि, ग्रोन लुंड विधि और मिलर विधि। ठीक है, अब ये तीनों विधियों के बारे में थोड़ा बहुत जानना है। और एक चौथा है RCEM विधि, 4 विधि है, RCEM विधि। ठीक है, थोड़ा बहुत इन चारों विधि के बारे में जानना है, बस इसके बाद चैप्टर फिनिश है। चैप्टर ज़्यादा कुछ है नहीं, देखने में लंबा है लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कोई दम नहीं है। एक बार आप लोग बुक भी रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे बुक का मैक्सिमम चीज़ इसमें दे दिया गया है। कुछ टॉपिक आप लोगों को लग रहा होगा कि हम नहीं देखिए सारा चीज़ दे देंगे तो फिर तो यही पोथा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर उतना जो हमको इम्पोर्टेंट लगा, जो आने की उम्मीद है, वो सब चीज़ों को हम कवर किए हैं। ठीक है, आपको भी अगर लगे कि ये चीज़ है तो बुक में आप एक बार उसको रीड कर लीजिए बस। ठीक है, बाकी अगर 100% करना है, नहीं तो इतना से तो 70-75 एवब तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर 70 का आप 80-85 पर मतलब कर सकते हैं, कोई छोड़े नहीं है। कोई टॉपिक जो हमें लगा कह रही है इसकी कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, तो वो टॉपिक छोड़ दिए हैं। ठीक है, कुछ मतलब समझिए कि आप मान के चलिए 5 to 10% ही मिस कर रहे होंगे, छोड़े होंगे। इसके अलावा सारा चीज़ इसमें है, तो आप इसको देख सकते हैं। पूरा देखेंगे तो आपको उस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं ना, तो जिस चैप्टर का वीडियो देख लिया उस चैप्टर से क्वेश्चन छूटने की बहुत ही कम संभावना है, पूरा का पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं रॉबर्ट और मेगर ने किन किन पक्षों के उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि बनाए हैं। मतलब रॉबर्ट और मेगर ने किन किन पक्षों के उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि बनाया? तो ज्ञानात्मक तथा भावनात्मक। मतलब रॉबर्ट और मेगर ने ज्ञानात्मक और भावनात्मक पक्षों के उद्देश्यों को, ज्ञानात्मक और भावनात्मक हम लोग पढ़ चुके हैं, ज्ञानात्मक और भावनात्मक, वही संज्ञानात्मक, उनको व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए विधि जो बनाए हैं वो रॉबर्ट और मेगर विधि है। ठीक है, मेगर विधि में, वही मेगर विधि मतलब रॉबर्ट और मेगर 2 लोग थे, तो रॉबर्ट और मेगर विधि में क्या क्या सीमाएं हैं, मतलब क्या क्या इसमें कमी रह गया था। तो पहला देखिए कमी क्या था, छात्रों की मानसिक प्रक्रियाओं का ध्यान नहीं रखा गया। छात्रों की मानसिक प्रतिक्रियाओं का ध्यान नहीं रखा गया। ठीक है, दूसरा है यह विधि क्रियात्मक उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, भावनात्मक और संज्ञानात्मक के लिए है, क्रियात्मक नहीं है ना, तो इसके ये विधि क्रियात्मक के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए आ गया ना, इसका कमी में 3 था, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। तो संज्ञानात्मक और भावनात्मक के लिए ही क्वेश्चन नंबर 18 में देख लिए, तो उसी के लिए, इसका मतलब क्रियात्मक के लिए नहीं है, तो इसकी कमियाँ में आ गया। तो ऐसे टेक्निक करके आप याद कर सकते हैं, नहीं भी याद रहे तो उससे जुगाड़ करके आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगर यही कंसेप्ट इसको समझ लिए तो फिर आपका मैंने कोई भूलवाना चाहिए तो भूल नहीं सकते। याद हो गया ना भाई, यहीं से पता लग गया ना ज्ञानात्मक और भावनात्मक के पक्षों के व्यवहारिक रूप लिखने का भी। इसमें क्या है, क्रियात्मक नहीं था तो इसकी कमी में आ गया, कोई क्रियात्मक भी होना चाहिए था, नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 20, ग्रोन लुंड विधि के मुख्यतः कितने सोपान हैं? ग्रोन लुंड विधि के कितने सोपान हैं? तो 2 सोपान हैं, शैक्षिक उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, 2 ही स्टेप है, शैक्षिक और विशिष्ट। अब मिलर विधि, मिलर ने किस उद्देश्य को लिखने के लिए विधि प्रस्तुत की? क्रियात्मक, वही एक बचा था तो मिलर साहब ने उसको लिख दिया, तो मिलर ने क्रियात्मक लेखन विधि प्रस्तुत। ठीक, अगला है RCEM विधि क्या है? RCEM विधि क्या है? यह छात्र के मानसिक प्रक्रिया को महत्व देती है, मतलब मानसिक प्रक्रिया को महत्व देती है जो RCEM विधि है। ठीक है, तो यही है, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं। होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। ये मेरे YouTube चैनल का लिंक है, फिर मेरा ये टेलीग्राम का लिंक है, जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहें, स्टडी मटेरियल लेना चाहें तो स्टडी मटेरियल इस पर अवेलेबल है, वो लोग ले सकते हैं। और नीचे फेसबुक पेज है। ठीक है, जो लोग चैनल को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लाइक किए, शेयर किए। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। और जितना ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनेगा, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके साथ वीडियो रहेगा, और उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके सामने। ठीक है, तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दें, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। ठीक है, तो होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।